जादुई सोने के लहंगे की चक्की। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में प्रिया और रूही अपनी नानी के साथ रहा करती थी। प्रिया एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसका मन बहुत साफ था, लेकिन उसके मन की तरह उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं था। उसका चेहरा सांवला रंग का था। वहीं दूसरी और रूही दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रूप रंग नैन नक्श किसी को भी देखते ही पसंद आ जाते थे। इसलिए नानी रूही से बहुत प्यार करती थी और प्रिया से बहुत नफरत। परंतु केवल यही कारण नहीं था कि नानी प्रिया से नफरत करती थी। प्रिया जब 4 साल की थी तो वो सड़क पर खेल रही थी। तभी अचानक से सामने से एक कार तेजी से आ रही थी। प्रिया के माता पिता ने ये सब देख लिया और उसे बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसलिए नानी प्रिया को मनहूस भी समझती थी और यही कारण था कि नानी घर के सारे काम प्रिया से ही करवाती थी। चाहे वो झाड़ू पोछा लगाना हो या फिर खाना बनाना या फिर बर्तन और कपड़े धोना, हर काम प्रिया ही किया करती थी। अरे ओ प्रिया, कहाँ मर गई? मुझे अभी तक गर्म पानी नहीं मिला है। मुझे जल्दी से नहाकर पूजा भी करनी है। तू जो इस घर में रहकर मनहूसियत फैलाती है, कम से कम उसे पूजा करके थोड़ी सी दूर कर पाती हूँ, लेकिन नहीं, तू वो भी नहीं चाहती। नानी, वो आज सफाई करने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए मैं आपका पानी गर्म करना भूल गई। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी करके लेकर आती हूँ। शक्ल तो ढंग की थी नहीं, अब लगता है दिमाग भी काम करना बंद कर गया है तेरा। नानी अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर प्रिया को ताने दिया करती थी, जबकि वो रूही को अपनी गोद में बिठाकर प्यार करती थी। अक्सर ही प्रिया ये सब देखकर उदास हो जाया करती थी, क्योंकि वो प्यार चाहती थी जो रूही को मिल रहा था। परंतु धीरे धीरे उसने ये स्वीकार कर लिया था कि शायद वो सच में मनहूस है, तभी उसके साथ ये सब हो रहा है। ऐसे ही एक दिन प्रिया नानी के पास जाती है और कहती है, नानी, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है और एनुअल फंक्शन में सभी बच्चों को सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर जाना है। आप प्लीज मुझे एक अच्छा सा लहंगा दिला दीजिए। तूने शक्ल देखी है अपनी? तू लहंगा लेकर क्या करेगी? तू नए कपड़े पहने या पुराने, तू लहंगा पहने या सूट, तू रहेगी बस सूरत और मनहूस ही। और वैसे भी मेरे पास तेरी फालतू जरूरत को पूरा करने के लिए कोई पैसे नहीं है। अब जाकर काम कर। बेचारी प्रिया उदास होकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर रूही आ जाती है और बहुत ही मीठी आवाज में कहती है, नानी, ओ मेरी प्यारी नानी, आपको पता है मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। सभी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर आने वाले हैं। मुझे लगता है आपके पास पैसे नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास जो पुराना लहंगा पड़ा है मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। अरे मेरी इतनी सुंदर बिटिया, पुराना लहंगा पहनकर क्यों जाएगी? वो तो इसके ऊपर खर्च करने के लिए मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं है, लेकिन मेरी राजकुमारी के ऊपर तो मैं पैसा पानी की तरह बहा सकती हूँ। सच्ची नानी? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुझे लेकर आज ही शॉपिंग पर जाऊंगी। हम दोनों मॉल जाकर अच्छी अच्छी शॉपिंग करेंगे और तुझे वहाँ जो पसंद आए तो ले लेना। प्राइस देखने की जरूरत नहीं है, तेरी नानी अभी जिंदा है, समझी? नानी, अगर ऐसा है तो हम लोग पार्लर भी चलते हैं। वैसे भी मेरा चेहरा बहुत दिनों से ड्राई हो रहा है और हाथों और पैरों को भी मैनिक्योर और पेडिक्योर की जरूरत है। हम पार्लर जाएंगे ना नानी? हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। तू कुछ कहे और मैं उसे टाल दूं, ऐसा हो सकता है क्या? तू ही तो एक मेरे जीने का सहारा है। तेरी खूबसूरती की वजह से लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। इसके बाद नानी और रूही तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। बेचारी प्रिया घर में रहकर अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है। पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद नानी और प्रिया घर आती है। अरे कैसी बेशर्म लड़की है तू, देख रही है हम दोनों पूरा दिन शॉपिंग करके थक कर घर आए हैं, लेकिन ये नहीं कि एक गिलास पानी पूछ लूं। अभी लेकर आती हूँ नानी। नानी, आज तो सच में मजा आ गया। हमने मॉल में कितने मजे किए और फिर आइसक्रीम और पिज्जा भी खाया और उसके बाद पार्लर में गए और पार्लर जाकर कितना रिफ्रेश फील हो रहा है। और आज तो आपके चेहरे पर भी कितना अच्छा ग्लो दिख रहा है। अरे मेरे चेहरे पर ग्लो कहाँ से आएगा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ।
तू भी ना मेरी ऐसी ही तारीफ करती रहती है। नानी, मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगी, और वैसे भी मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? अगर तू कह रही है तो मान लेती हूँ। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है मेरी बच्ची। रसोई में खड़ी प्रिया अपनी नानी और रूही की सारी बातें सुन रही होती है। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे होते हैं। जो प्यार इस वक्त रूही को मिल रहा था वो उसके लिए बहुत तरस रही थी, परंतु उसके पास कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे दो मीठे बोल बोल सके। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और फिर एनुअल डे का दिन आ जाता है। एनुअल डे पर रूही अपना बहुत ही महंगा और सुंदर लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है और स्कूल चली जाती है। पर क्योंकि प्रिया के पास लहंगा नहीं था, इसलिए वो अपना एक पुराना सा सूट पहन लेती है और स्कूल चली जाती है। स्कूल में सभी बच्चे प्रिया की ड्रेस देखकर हंसने लग जाते हैं और रूही की बहुत तारीफ करते हैं। और फिर एक लड़की रूही से कहती है, रूही, सच में आज तू बहुत सुंदर लग रही है और तेरा ये लहंगा तेरी सुंदरता पर चार चांद लगा रहा है। लेकिन तेरी बहन, सच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई भीख मांगने का कंपटीशन चल रहा हो और ये उसमें भीख मांगने जा रही है। तुम सही कह रही हो। कभी कभी तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये रूही की बहन है। कहाँ रूही इतनी सुंदर और कहाँ ये काली कलोटी और बदसूरत। बात तो तुम दोनों की बिल्कुल सही है। कभी कभी तो मुझे खुद लगता है कि ये मेरी बहन है भी या नहीं, या फिर मम्मी पापा इसे कचरे के डब्बे से उठा कर लाए थे। वैसे तो प्रिया रूही की किसी बात को दिल पर नहीं लिया करती थी, परंतु ये कचरे के डब्बे वाली बात सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो रूही को एक चाटा लगा देती है। रूही, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें करते हुए? अगर तुम मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा भी मत बोलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब देख मैं क्या करती हूँ। तुझे तो नानी सबक सिखाएंगी। इसके बाद जैसे ही फंक्शन खत्म होने के बाद प्रिया घर आती है तो वो देखती है कि रूही सोफे पर बैठी हुई है और नानी गुस्से में वहीं खड़ी है। मनहूस, चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की? खुद तो तू बदसूरत है ही और चाहती है कि मेरी बच्ची को मार मार कर उसका भी चेहरा खराब कर दे। नानी, आप नहीं जानती, इसने मेरे बारे में स्कूल में बहुत बुरा बोला था। मुझसे सहन नहीं हुआ इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अगर आप वो बातें सुनेंगी तो आपको भी गुस्सा आएगा। मुझे पता है रूही ने वहाँ क्या बोला और उसने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। नानी, सच में इसने आज मुझे इतने जोर से चाटा मारा कि एक पल के लिए मुझे चक्कर आने लग गए थे। वो तो मैंने किसी तरह खुद को संभाल लिया। वैसे ही नानी बहुत गुस्से में थी और बीच बीच में रूही अपनी बातों से आग में घी डालने का काम कर रही थी। रूही की बात सुनकर नानी प्रिया की खूब पिटाई करती है। बेचारी प्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन किसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन नानी प्रिया को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे प्रिया, शाम हो गई है, जल्दी से मेरे और रूही के लिए एक कड़क चाय बना कर लेकर आ। अभी लाती हूँ नानी। प्रिया रूही और नानी के लिए चाय बनाती है और फिर उन्हें देने जाती है, परंतु जैसे ही वो रूही को चाय दे रही होती है उसका पैर पानी पर पड़ जाता है और पानी की वजह से उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से सारी चाय रूही के हाथ पर गिर जाती है और रूही दर्द के मारे चिल्ला पड़ती है। आह, आह नानी, मेरा हाथ जल गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आह! मनहूस, जल्दी से बर्फ लेकर आ, मेरी बच्ची का हाथ जला दिया तूने। नानी रूही के हाथ पर बर्फ लगा रही होती है कि तभी रूही कहती है, मैं जानती हूँ प्रिया, तुमने ये जानबूझकर किया है क्योंकि तुम मुझसे एनुअल डे का बदला लेना चाहती थी। नहीं रूही, तुम बहुत गलत सोच रही हो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मेरा पैर पानी पर पड़ गया था, इसी वजह से मैं फिसल गई थी। रूही बिल्कुल सही कह रही है, तू ये सब जानबूझकर कर रही है। तू जानती है तू तो बदसूरत है ही और तुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए तू चाहती है कि रूही भी तेरी तरह बदसूरत हो जाए, इसलिए तू ये सब कर रही है। लेकिन अब और नहीं, मैं नहीं चाहती तेरी वजह से मेरी बच्ची को कोई और नुकसान पहुँचे, इसलिए अभी के अभी इस घर से निकल जा और यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तेरी वजह से पहले ही अपनी बेटी और दामाद को खो चुकी हूँ, अब अपनी नातिन को नहीं खोना चाहती।
पर नानी मेरी बात तो सुनिए। प्रिया नानी के आगे गिड़गिड़ाती रहती है, परंतु नानी उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। बेचारी प्रिया आंखों में आंसू लिए सड़कों पर भटकने लग जाती है। अब उसे भूख लगने लगती है, इसलिए वो खाने के लिए इधर उधर भटकने लगती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी अपने कंधे के ऊपर 2-3 अनाज की बोरियां लेकर चल रहा है। वो अनाज की बोरियां इतनी भारी थी कि उस आदमी से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए प्रिया उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है। आप ये सभी बोरियां एक साथ नहीं ले जा पाएंगे, लाइए एक बोरी मुझे दे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया उसकी मदद करती है और उसकी दुकान तक बोरियां पहुंचा देती है। सुबह का समय है, इसलिए दुकान अभी खोलने ही जा रहा हूँ, इसलिए फिलहाल मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये हाथ चक्की है। क्योंकि मेरे पास अब मशीन वाली चक्की है, इसलिए अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। तुम इसे रख लो। मैंने आपकी मदद किसी चीज के बदले नहीं की थी, वो तो आप मुझे जरूरत में दिखे तो मैं आपके पास आ गई। वो तो मुझे तुम्हारे स्वभाव से ही पता चल गया था, लेकिन मेरा मन रखने के लिए इसे रख लो। प्रिया उस आदमी को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उस चक्की को रख लेती है। वो चक्की एक कपड़े से ढकी हुई थी। प्रिया उस चक्की को लेकर वहाँ से निकल जाती है और फिर एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और उस चक्की पर से कपड़ा हटाती है। हे भगवान, ये तो सोने की चक्की लग रही है, एकदम सोने जैसी चमक है इसकी। तभी कुछ ऐसा होता है जो कि प्रिया ने बिल्कुल भी सोचा नहीं होता। वो चक्की बोल पड़ती है। प्रिया, मैं जादुई सोने के लहंगे की चक्की हूँ। मैं केवल तुम्हारे जैसे सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे चलाकर 2 बार ये मंत्र पढ़ना, हे जादुई चक्की मुझे सोने का लहंगा प्रदान करो। ये मंत्र पढ़ते ही तुम्हारे सामने सोने का लहंगा प्रकट हो जाएगा, फिर तुम उसे बेचकर अपना जीवन बेहतर कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इसके बाद प्रिया बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे उसे जादुई सोने के लहंगे की चक्की ने बताया था और उसे सोने का लहंगा मिल जाता है। वो उस सोने के लहंगे को बेचकर जो पैसे जमा करती है, उससे वो बहुत अच्छा घर ले लेती है और वहाँ रहने लग जाती है। कुछ ही दिनों में उस सोने के लहंगे की चक्की की मदद से प्रिया काफी अमीर हो जाती है, परंतु अमीर होने के बाद भी उसके अंदर कोई घमंड नहीं आता है और अब वो अपनी तरह सड़कों पर घूम रहे बच्चों की मदद करने लग जाती है और इसी तरह हंसी खुशी रहने लग जाती है। भूतिया बंगला। एक बार की बात है, कई सालों पहले रिमझिमपुर गांव में एक भयानक हवेली थी, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थी। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में कोई चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बारे में बातें कर रहे थे। अरे भैया, हवेली में भूत का साया है। मैं खुद किसी साये को हवेली में जाते हुए देखा हूँ। अरे नहीं मोहन भैया, वहाँ भूत का नहीं, वहाँ पर चुड़ैल का साया है। मैंने 2 पायलों की आवाज सुनी है। अरे नहीं चचा, वहाँ चुड़ैल भूत नहीं बल्कि राक्षस का साया है। बात तो सही है, मैंने भी हंसने की बहुत आवाज सुनी है। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम ये भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ना जाने हवेली में भूत है कि चुड़ैल, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियाँ काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और अचानक कुल्हाड़ी ना जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। हाँ बिटिया, सच कहती हो, वहाँ कोई है जिसने हमारी सहायता की और मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चली और मेरी बेटी तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। देखो भाइयों, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं ये दीवार पक्की करवा दूंगा। गांव का एक किसान का बेटा सुशील खाद लेने शहर जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजर रहा होता है। जब वो हवेली के आगे से डरता हुआ गुजरा तो उसने देखा एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई।
तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरा नाम श्वेता है, मैं तो यहीं रहती हूँ। हम यहाँ आते जाते रहते हैं, पर हमने भूत तो नहीं देखा कभी। अच्छा, पर ये तो भूतिया हवेली है और लोग कहते हैं यहाँ पर भयंकर चुड़ैल रहती है। इतना बोलकर सुशील अंदर से डरने लगा। तभी वो लड़की बोली, तुम्हें पता है मैं हवेली में ही रहती हूँ। ये क्या कह रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत चुड़ैल रहती है। तुम चुड़ैल भूत जैसी चीजों पर विश्वास रखते हो? तभी सुशील मन में सोचता है, मैं फालतू में इतना डर रहा हूँ। ये लड़की एक लड़की होकर नहीं डर रही, वैसे भी सही कह रही है। ये भूत चुड़ैल तो बस मन का वहम है। आओ मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ, जिससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुशील उस लड़की श्वेता के पीछे पीछे चलने लगा। तभी अचानक सुशील को जोर का धक्का लगा और वो बहुत सारी सीढ़ियों से नीचे गिर गया। गांव वाले दौड़कर सुशील के पास आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। सुशील ने मुंह से बस यही निकाला, हवेली, लड़की, श्वेता। इतना बोलकर सुशील दम तोड़ देता है। अब तो गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। सबको अब यकीन हो गया था कि हवेली में श्वेता नाम की चुड़ैल का साया है, जिसने सुशील को मार दिया। इस घटना के अगले दिन जमींदार साहब का बेटा पंकज अपने दोस्त राहुल के साथ गांव आ रहा होता है। हे भगवान, शाम हो गई है, हवेली के आगे से गुजरना होगा। अरे पंकज भैया, आप उस हवेली की तरफ मत देखना, कहीं उन चुड़ैलों का साया आप पर भी ना पड़ जाए। अरे पंकज, ये तेरा ड्राइवर क्या कह रहा है? चुड़ैलों का साया? गांव के अंधविश्वासों का तो अपना ही मजा है। अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना। ये सब अंधविश्वास है, हम सब ये नहीं मानते। भैया, आज तक इस भूतिया हवेली में कोई एक रात नहीं गुजार पाया है। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दावे किए और फिर हार मानकर चले गए। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका से आए हैं, हम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते। अगर हमें सच में भूत प्रेत देखने को मिल जाए तो छुट्टियां मनाने में मजा आ जाएगा, क्यों पंकज? अरे गाड़ी के आगे इतने सारे फूल कैसे पड़े हैं? लगता है किसी ने हमारा स्वागत करने के लिए रखे हैं। यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है साहब, मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा। ये सब हवेली की चुड़ैल का काम है। अरे तुम गांव वाले भी कमाल हो, खुद ही सब कुछ करके शर्मिंदा हो जाते हो। मैं सब जानता हूँ, गांव वालों ने ये फूल बिछाए होंगे, लेकिन अब अपना नाम बताना नहीं चाहते। पंकज भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप हवेली में एक रात बिता लेंगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। यार ड्राइवर, तुम पहले घर पहुंचाओ, बाद में देखेंगे। अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पेट में तो हाथी, चूहा, भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वो गांव घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए पंकज और राहुल उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पंकज, तुम हवेली में जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी इसकी आज्ञा नहीं दूंगा। पिताजी, हम अमेरिका से पढ़ कर आए हैं, हम ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते। वैसे भी वो हवेली बहुत पुरानी है, हम उसे हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे चाचा जी, हो सकता है उस हवेली पर कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई हो। हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। ठीक, अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्ड, 2 बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान ले जाओ। फिर अगले दिन दोनों दोस्त अपने साथ 2 गार्ड को लेकर हवेली पहुंचते हैं और वहां पर साफ सफाई कर सो जाते हैं। लेकिन तभी उनका बेड हवा में उड़ने लगता है। अरे पंकज, ये क्या हो रहा है? अरे ये पलंग हवा में कैसे उड़ रहा है और गाने की आवाज भी आ रही है। अरे खुशबू, ये तो कमल के फूल की खुशबू है। लेकिन इस पुरानी हवेली में कमल का फूल कहाँ से आया? इतनी मीठी आवाज तो सिर्फ परियों की हो सकती है, भूत और राक्षस की नहीं। या फिर ये सब हम लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। तभी अचानक सामने अपने आप स्वादिष्ट खाना बनकर प्रकट हो जाता है। राहुल, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ यार, ये हवेली तो सचमुच भूतिया है। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि ये कोई ऐसा बंदा है
जिसे इस टाइप के हॉरर इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। ये किताब दूसरी दुनिया की परियों की है, जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती थी। 150 साल पहले ये हवेली उन्हीं परियों का अतिथि गृह हुआ करता था, जहाँ पर वे अपना समय बिताने आया करती थी। ये अतिथि गृह क्या होता है? यानी कि गेस्ट हाउस। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हमें चुपचाप देखना चाहिए कि असलियत क्या है, क्योंकि अभी तक हमें परियां नजर नहीं आई हैं। उसके बाद वो परियों का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने जादुई संगीत बजने लगता है और बहुत सारी परियां सामने प्रकट हो जाती हैं। मैं रूप परी हूँ। हमारे इस घर में आपका स्वागत है मानव। हमें खुशी हुई कि तुम यहाँ आए। आप दोनों तो कितनी अच्छी हो, तो आप लोगों से लोग डरते क्यों हैं? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ, भूख तो लगी है। उसके बाद परियां दोनों को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाती हैं। फिर कहती हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगी इस हवेली की सफाई करने में? हाँ, क्यों नहीं। फिर सभी हवेली की साफ सफाई में लग जाते हैं। आवाज सुनकर पंकज के दोनों गार्ड हवेली में आ जाते हैं। जब दोनों गार्ड हवेली के अंदर आते हैं तो उसे पंकज और राहुल हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पर परियां नहीं दिखाई देती। ये देखकर वो डर कर उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और जमींदार के पास पहुँचते हैं। जमींदार साहब, गजब हो गया। पंकज भैया और उनके दोस्त को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया। वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया है। भूतों ने नहीं, चुड़ैलों ने अपने कब्जे में किया है, क्योंकि वहाँ से लड़कियों की आवाज आ रही थी। वो गाना भी गा रही थी। हमने पायलू की आवाज भी सुनी थी। राहुल और पंकज अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है, उन दोनों परियों को अलविदा कहते हैं। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद पंकज और राहुल, लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी है, इसलिए जब भी मन करता है तो कुछ वक्त बिताने हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन सुशील पर जो हमला हुआ वो कैसे हुआ? मैं यही बताना चाहती हूँ कि सुशील पर हमला हमने नहीं किया। हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छुपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। और जब उस दिन परियां सुशील की मदद करने की कोशिश की तो तस्करों ने सुशील को हवेली के अंदर आते देख लिया और उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया, ताकि उनका रहस्य किसी और को पता न चल जाए। क्या वो तस्करे आपको नहीं देख सकते? नहीं, हमें सिर्फ वही देख सकता है जिसको हम खुद दिखाना चाहेंगे। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की काफी कोशिशें की, लेकिन डरपोक गांव वाले हवेली में नहीं आए। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने हमारे गांव के रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया है। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे और हम अगले हफ्ते सभी गांव वालों के साथ दिवाली मनाने यहाँ जरूर आएंगे। उसके बाद पंकज और राहुल वहाँ से चले जाते हैं और हवेली की सारी कहानी गांव वालों को बताते हैं और पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आप इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इन्होंने सुशील की हत्या भी की है। फिकर नॉट पंकज जी, अब आप सभी गांव वालों को भी इस हवेली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होता ये भूत प्रेत, समझदार बनो। ले चलो रे इसे। गांव वालों को पंकज की बात पर भरोसा होने लगता है। दिवाली के दिन सभी गांव वाले हवेली की तरफ चल देते हैं। परियों ने पूरी हवेली को दीपक से सजाया होता है। हवा में आतिशबाजी होने लगती है। फिर परियां सबके सामने प्रकट हो जाती हैं। परियों को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उनके साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। इसके बाद सभी हंसी खुशी से गांव में रहने लगते हैं। गौरी वर्सेस काली लड़की का बर्थडे। एक समय की बात है, नैना भोपाल नाम के शहर में रहा करती थी। नैना एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, परंतु नैना की क्लास में उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और इसका कारण था नैना का रंग। नैना दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, जिस वजह से लोग उसके साथ दोस्ती रखना पसंद नहीं करते थे और अगर कोई दोस्ती करना भी चाहता था तो मोहिनी उन्हें अपनी तरफ कर लेती थी। मोहिनी नैना की क्लास में ही पढ़ती थी। मोहिनी दिखने में अपने नाम की तरह बहुत ही सुंदर थी। उसका रंग गोरा चिट्टा था और वो बहुत खूबसूरत लगती थी। उसे अपने चेहरे पर घमंड था,
इसलिए वो दूसरे लोगों का मजाक बनाया करती थी। आज तो सीट चेंज हो रही है। पता नहीं किसकी किस्मत फूटी होगी जो इस काली कलूटी नैना के साथ बैठेगा। मैं हूँ ना, मैं बैठूंगी नैना के साथ। अरे क्या यार पूजा, तुझे कितनी बार कहा है इस नैना का साथ छोड़ दे, मेरी टीम में आ जा। कहीं तू इसके साथ ज्यादा रही तो तेरा रंग भी इसी की तरह हो जाएगा। रंग कोई बीमारी नहीं है जो एक दूसरे को फैल जाएगा। और दूसरी बात, नैना का रंग बहुत ही सुंदर है और वो दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम लोगों की सोच ना जाने कब बदलेगी। नैना, तो इन्हें कुछ बोलती क्यों नहीं? जाने दो पूजा, मेरी माँ कहती है अगर हम बुरे के साथ बुरा ही करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। नैना ऐसी ही थी, वो बहुत ही भोली थी। उसे किसी की बात का पलटकर जवाब देना नहीं आता था। वो हर किसी की बात मन में ही सह लिया करती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन मोहिनी अपनी कुछ सहेलियों को अपने पास बुलाती है, जिसमें पूजा भी होती है। देखो फ्रेंड्स, मेरा 1 हफ्ते बाद बर्थडे है, तो तुम अपने घर पर कह कर आना कि तुम लोग घर थोड़ा लेट आओगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक बहुत हाई क्लास रेस्टोरेंट में पार्टी देने वाली हूँ। मोहिनी, तूने नैना को इनवाइट नहीं किया? उस काली कलूटी को क्यों इनवाइट करना है? फालतू में रंग में भंग डालेगी। देख मोहिनी, अगर नैना नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगी। अरे यार चल ठीक है, बुला लेना। बता देना कि उसे मैंने इनवाइट किया है, लेकिन हाँ, उसे मेरी फोटोज से दूर रखना। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल खराब हो। मोहिनी की ये सारी बातें नैना सुन लेती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही नैना का भी बर्थडे था। परंतु जैसे ही वो पूजा को अपनी तरफ आते हुए देखती है, अपनी आंखें पोंछ लेती है, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। नैना, 1 हफ्ते बाद मोहिनी का बर्थडे है, तो हम लोग उसके बर्थडे पार्टी में जाएंगे, ठीक है? पर मोहिनी ने तो सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया है, फिर मेरा वहाँ क्या काम? देख, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अब सोच ले। ठीक है, पर हम वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तभी वहाँ पर मोहिनी आ जाती है और कहती है, पूजा, तूने बता दिया ना इसे कि मैंने इसे इनवाइट किया है। नैना, तू भी क्या याद रखेगी कि मैंने तुझे ऐसी पार्टी में इनवाइट किया जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। ऐसा कहकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है। 1 हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। मोहिनी अपने बर्थडे वाले दिन बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर आती है और अपने साथ चॉकलेट और टॉफीज लेकर आती है, जिसे वो पूरी क्लास में बांटती है। मोहिनी को ऐसा करता देख नैना की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उसने कई सालों से अपना बर्थडे नहीं मनाया था और आज उसका भी बर्थडे था, पर कोई जानता ही नहीं था। बर्थडे में कितना मजा आता है, पर मेरे पापा को तो मेरा बर्थडे पसंद ही नहीं। उन्हें तो जिस दिन मेरा जन्म हुआ था वो दिन ही मनहूस लगता है। आज मेरा जन्मदिन है, काश मैं भी कभी बर्थडे मना पाती। नैना ये सब सोचकर उदास हो जाती है। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद वो सभी लोग रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां मोहिनी की सारी सहेलियां उसे गिफ्ट देती है। नैना भी मोहिनी को एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड देती है, जिसे मोहिनी बिना देखे साइड में रख देती है। फ्रेंड्स, तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है कर लो, बिल मैं पे करूंगी। पहले हम कोल्ड ड्रिंक मांग लेते हैं। वैसे नैना, तुम तो शायद ऐसे रेस्टोरेंट में पहली बार आई होगी ना? हाँ, तुम्हारी तो स्कूल की फीस भी माफ है। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी मम्मी ने कुछ फीस माफी का फॉर्म भर रखा है। तुम्हारे तो सही मजे हैं। हम यहाँ बर्थडे मनाने आए हैं तो वो कर लेते हैं पहले। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे किसी और चीज पर टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। अच्छा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम लोगों को जो मंगाना है मंगा लेना। और हाँ नैना, तू मेरा एक काम कर, फर्स्ट फ्लोर पर पापा ने केक ऑर्डर कर रखा है, उसे वहाँ से यहाँ ले आ। इसके बाद मोहिनी वॉशरूम चली जाती है और नैना केक लेके थोड़ी देर में आ जाती है। तभी उन सभी को वहाँ लोग इधर से उधर भागते भी दिखाई देते हैं कि रेस्टोरेंट की रसोई में आग लग गई है। सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आ जाती है। सभी डरे हुए होते हैं। तभी नैना कहती है, अरे हम सब तो यहाँ है, पर मोहिनी तो वॉशरूम के अंदर ही है, और जहाँ तक मैंने देखा था
वॉशरूम तो रेस्टोरेंट के रसोई के बिल्कुल साथ में ही है। हमें जल्दी से मोहिनी की जान बचानी होगी। तू पागल है क्या? अंदर इतनी आग लगी हुई है, तू अंदर कैसे जाएगी? पर अगर हम नहीं गए तो? नैना भागकर पीछे वाले रास्ते से रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, जहां वॉशरूम में से मोहिनी की जोर जोर से आवाज आ रही होती है। कोई है? बचाओ! कोई है? दरवाजा खोलो! कोई है? तुम चिंता मत करो मोहिनी, मैं आ गई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद नैना एक फायर ब्रिगेड वाले को अपने साथ लाती है। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड दोनों को कुछ नहीं होगा। हम लोग तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकाल लेंगे। इसके बाद वो फायर ब्रिगेडियर दोनों बच्चों को सही सलामत बाहर ले आता है। नैना, तूने तो कमाल ही कर दिया। हम लोग तो डर के मारे यहाँ सोच भी नहीं पा रहे थे, लेकिन तूने तो मोहिनी की जान बचा ली। नैना, तू किस मिट्टी की बनी है यार? मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुझे इतना कुछ सुनाया, उसके बाद भी तूने अपनी जान दांव पर लगा दी मेरी जान बचाने के लिए। आई एम सॉरी यार, तूने जो किया है उसके लिए मैं तेरे से जितनी बार थैंक यू बोलूं कम है। हम सब फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स एक दूसरे की मदद करे तो उसमें थैंक यू वाली बात कहाँ से आ गई? नैना की ये बात सुनकर मोहिनी उसे गले लगा लेती है। फिर जैसे ही मोहिनी को पता चलता है कि आज नैना का भी बर्थडे है, तो वो नैना को अपने साथ अपने घर ले जाती है और नैना के परिवार को भी बुलाती है, जहां मोहिनी के माता पिता नैना के माता पिता से जो नैना ने किया उसके लिए उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। इसके बाद मोहिनी नैना का हाथ पकड़कर उसे अपने बड़े से केक के पास ले जाती है और दोनों साथ मिलकर केक काटती है। ये सब देखकर नैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मोहिनी को गले लगा लेती है और वो दिन वो बड़ी ही हंसी खुशी से मनाते हैं।